हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो जैव विविधता है, पृथ्वी के ऊपर जो भी जैव विविधता होती है उसको किस प्रकार से नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से उस जैव विविधता के नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, अर्थात उसका संरक्षण हम कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का महत्व क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो इस कारण से जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को कंप्लीटली समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे और आप अपने नॉलेज में वृद्धि कर सके। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उस एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त हो। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जैव विविधता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जितने भी प्रकार के पादप होते हैं, जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सारे के सारे आपकी क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। जो ये जैव विविधता होती है, यदि इसको वैश्विक स्तर पर हम देखें तो लगभग 70 लाख अर्थात 7 मिलियन के आसपास पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात जीव जंतुओं पादपों की प्रजातियां पाई जाती। इनमें से आपके पादपों की भी प्रजातियां हैं, जंतुओं की भी प्रजातियां हैं। जंतुओं में लगभग 70% क्या होते हैं? आपके कीट अर्थात ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी होते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत भी जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्रों के अंतर्गत शामिल होता है और इसी कारण से भारत को विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हालांकि भारत के पास केवल और केवल विश्व की कुल भूमि का 2% हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमारे यहां पर लगभग 8.1% पूरे विश्व की जैव विविधता पाई जाती। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जैव विविधता होती है, ये पृथ्वी के ऊपर जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में लगातार क्या आएगी? कमी आएगी। इसी कारण से जो अमेजन के वर्षा वन होते हैं वहां पर हमें सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि वो उष्णकटिबंध पर स्थित है, आपके भूमध्य रेखा पर स्थित है। लेकिन यदि हम ध्रुवों की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो वहां पर बहुत कम जैव विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद में जैव विविधता का क्या महत्व है? देखो, जैव विविधता का हमारा पारिस्थितिकी महत्व भी है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाकर रखने का कार्य करते हैं। इसके कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी हैं, इसके आर्थिक महत्व भी होते हैं, कुछ नैतिक महत्व भी होते हैं। तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम शुरुआत करने वाले हैं कि ये जैव विविधता है, इसको किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, जैव विविधता की कैसे क्षति हो रही है। तो जैव विविधता की क्षति से मतलब क्या है, नुकसान से क्या मतलब है? कि जो जंतु हैं, जो पादप हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी रहने की जगह कम हो रही है, पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंतर्गत असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता की क्षति। ये सारे के सारे डेटा हैं जो हमारे इस जैव विविधता से संबंधित डेटा हैं कि कितनी जातियां विलुप्त हो गई, कैसे कौन सी जाति संकटग्रस्त प्रजाति है। ये सारे डेटा विश्व में एक संस्था है जिसके द्वारा दिए जाते, और उस संस्था का नाम है IUCN, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक संस्था है जिसके द्वारा ये सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उसका एक प्रकाशन किया जाता है एक पुस्तक के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, जिसे लाल आंकड़ों की पुस्तक भी हमें कहते हैं। तो यही चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। देखो, जैव विविधता की क्षति से क्या अर्थ है कि प्रजातियों का, उनके आवास का, उन पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होना, नष्ट होना, या उनका क्या होना, कम होना। इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता की क्षति। इसके ऊपर कार्य करने वाली संस्था विशेष रूप से कौन सी है, IUCN। फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या नेचर तक आपको याद रखना है। ये जो IUCN है एक पुस्तक का प्रकाशन करती है जिसका नाम होता है रेड डाटा बुक। एक पुस्तक होती है, एक आप ऐसे मान लो एक दस्तावेज होता है, उसका प्रकाशन करती है जिसका नाम होता है रेड डाटा बुक। यह एक महत्वपूर्ण क्या है, दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत दुर्लभ प्रजाति अर्थात जो बहुत कम है, संकटग्रस्त प्रजाति जिनको नुकसान हो रहा है, विलुप्त हो गई जो अभी है ही नहीं, होने के खतरे वाली प्रजातियां, इनकी जानकारी यहां पर दी जाती है। IUCN है, उसके अनुसार पिछले 500 वर्षों में, IUCN है उसके अनुसार पिछले 500 वर्षों की यदि हम चर्चा करें तो उसमें लगभग 784 जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। ये कौन कह रही है, IUCN की रेड डाटा बुक, जिनमें से 338 है आपकी कशेरुकी की प्रजातियां। कशेरुकी अर्थात जिनमें विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुक दंड पाया जाता है। 359 है अकशेरुकी की प्रजातियां और 87 है आपकी कौन सी, पादप प्रजातियां। ये विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसा कौन बता रहा है, आपका IUCN 500 वर्षों में। इसके अलावा यदि हम पिछले 20 वर्षों की बात करें, देखो ये डाटा आपके 2004 के हैं क्योंकि NCERT की बुक में तब के डाटा हैं ये। तो पिछले 20 वर्षों में लगभग कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं, इस बात को बता रही हैं कि जातियों की विलुप्त होने की जो दर है यह बहुत ही तेज। अब विलुप्ति की दर है वो बहुत क्या है, तेज। विलुप्त होने वाली प्रजातियों में कौन कौन से हैं, देखो ये उदाहरण पूछे जाते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों में मॉरिशस का डोडो पक्षी, मॉरिशस का डोडो पक्षी, अफ्रीका की क्वेगा, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसीन, रूस का स्टेलर समुद्री गाय, बाली, जावा और कैस्पियन सागर है उसके आसपास के बाघ की 3 प्रजातियां हैं, ये विलुप्त हो चुकी हैं। तो यदि आपसे पूछे कि कौन कौन सी जाति विलुप्त हो गई हैं तो उनके कुछ नाम आपको याद रखने हैं, हालांकि पूरी तो नहीं दे रखी है लेकिन कुछ यह है कि मॉरिशस का डोडो पक्षी, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन, रूस का स्टेलर समुद्री गाय और बाली, जावा और कैस्पियन सागर की 3 हैं वो आपकी बाघ की प्रजातियां हैं, वो विलुप्त हो चुकी हैं, जो इस बात को दर्शा रही हैं कि जैव विविधता को लगातार नुकसान पहुंचता जा रहा है और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। इसके बाद में हमने ये बात तो कर ली कि जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, इसके क्या कारण हैं? अरे किसी भी चीज के कोई ना कोई तो कारण होंगे, किसी ना किसी कारण से तो वो नष्ट हो रहे होंगे। तो जैव विविधता का नुकसान क्यों हो रहा है, यदि इसके ऊपर सामान्य विचार किया जाए तो भी सीधे सीधे आपके कारण देखने को मिल सकते हैं। देखो, जैव विविधता की क्षति के यदि कारणों के ऊपर चर्चा करें तो इसका सबसे मुख्य और प्रमुख कारण है आवास का विनाश एवं विखंडन। आवास का विनाश एवं विखंडन क्या है इसका मतलब? देखो, जैव विविधता का मतलब पादप प्रजातियां या जंतु प्रजातियां विशेष तौर पर। अब जंतु हैं वो विशेष रूप से जंगलों के अंतर्गत, वनों के अंतर्गत
इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो पादप भी इन्हीं वनों के अंतर्गत, जंगलों के अंतर्गत सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं। अब मनुष्य क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए विकास के नाम पर उन जंगलों को, उन वनों का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। जैसे हमें एक रोड बनानी है और बीच में जंगल आ गया, तो जंगल के बीच से जब वो रोड गुजरेगी तो जहां जहां से वो रोड गुजरेगी वहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा जाएगा। यदि कोई रेलवे लाइन जा रही है तब भी काटा जाएगा। यदि कोई फैक्ट्री बना रहे हैं तो भी काटा जाता है। तो विकास के नाम पर भी काटा जा रहा है, जिसके साथ आपका क्या हो रहा है कि उनका नुकसान तो हो ही हो रहा है। यदि बीच में से कोई रोड चली गई तो जो मुख्य रूप से जंगल जो एक जगह पे था उसके दो हिस्से हो जाते हैं उस रोड के कारण से, या किसी भी प्रोजेक्ट के कारण से दो हिस्से हो गए। तो आवास की क्षति हुई, उसका विखंडन हो गया, वो टूट गया अलग अलग हिस्सों में। कोई जरूरी थोड़ी दो में टूटे, 3, 4, 5, 10 ऐसे टुकड़ों में टूट जाए। और जब भी ऐसा होता है तो वहां रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे भाई, कि पहले जो जीव जंतु थे पूरे जंगल में बिना किसी शोर शराबे के आसानी से विचरण कर सकते थे, आसानी से घूम सकते थे। अब उनको जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए उस रोड को पार न करना पड़ेगा, या फिर उस ट्रेन की पटरी को पार करना पड़ेगा। तो एक तो दुर्घटना की संभावना बढ़ गई, तो जैव विविधता को नुकसान। साथ साथ में वहां पर जो वाहन गुजरेंगे, ट्रेन गुजरेगी, फैक्ट्री लगी है तो मशीनरी है, तो उसका शोर शराबा होगा। और इसके शोर शराबे से भी वहां रहने वाले जंतु हैं वो अपनी इष्टतम परिस्थितियों में नहीं रह पाएंगे, तो उससे भी नुकसान होगा। तो जैव विविधता की क्षति के लिए जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है इनके आवास की क्षति और उसका विखंडन। तो देखो, जंगलों को काटकर खेती के लिए, सड़क के लिए, शहर बनाने के लिए, या हम सड़क के नाम पर, या फिर ट्रेन की पटरियां, या विकास के नाम पर, भाई हम तो विकास कर रहे हैं। और ये जैव विविधता की क्षति का सबसे प्रमुख कारण है, ये आपको याद रखना है। जैसे अमेजन के वर्षा वन बहुत बड़े वर्षा वन है। वर्षा वन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर रोज बारिश होती रहती है, और इसी जंगल से विश्व की सबसे बड़ी आयतन के हिसाब से, जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, वो नदी निकलती है यहीं से, और उस नदी का नाम भी अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। दक्षिणी अफ्रीका में ये पाए जाते, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका नहीं, दक्षिणी अमेरिका में। ये कुछ देशों के अंतर्गत, ब्राजील, कोलंबिया वगैरह जो देश है, वहां पर उस एरिया के अंतर्गत ये पाए जाते। आपको याद रखना है कि यहां पर इतनी अधिक जैव विविधता है, इतने अधिक पादप हैं कि इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। विश्व का क्या कहा जाता है? फेफड़ा। किसे? अमेजन के वर्षा वनों को। क्यों? क्योंकि ये कुल ऑक्सीजन का 20% उत्पादन करता है। कुल ऑक्सीजन का 20% उत्पादन केवल यहीं से होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जैव विविधता नुकसान का सबसे प्रमुख कारण। दूसरा, अतिदोहन। अतिदोहन, अतिदोहन क्या है? अति मतलब ज्यादा, और दोहन का मतलब उपयोग में लेना। देखो, जो जैव विविधता है, चाहे जैव विविधता का मतलब चाहे से वो पादप हो, चाहे से वो जंतु, दोनों ही मानव के लिए संसाधन है। मानव उनका उपयोग करता है, पादपों का भी करता है, मानव जंतुओं का भी उपयोग करता है, और इससे मानव को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। यह कतई नहीं कहा जाता है कि मनुष्य को इन संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज के
उपयोग में लेने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। उसका जो उपयोग लिया जा रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए। उसके उपयोग के लिए अंधाधुंध दौड़ नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे उपयोग करते जा रहे हैं कि वो बहुत जल्दी हमारे सारे के सारे जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं, ये जैव विविधता, ये नुकसान हो जाए, नष्ट हो जाए, और मनुष्य अपने लाभ के लिए इन पादपों का, इन जंतुओं का, इस पूरी जैव विविधता का अत्यधिक दोहन कर रहा है। और जब अत्यधिक दोहन कर रहा है तो संभावना है कि ये कुछ वर्षों के अंतर्गत ही क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे, क्या बोलकर जाएंगे उनके लिए? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि खुद को काम में लेना था तब तो ले लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए, हम क्या काम में लें? तो इस कारण से एक ये भी कारण होता है अतिदोहन, कि आवश्यकता से अधिक शिकार, मछली पकड़ना, पेड़ काटना, इससे प्रजातियां हैं वो तेजी से क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। तो एक ये हो सकता है। तीसरा ये कारण भी प्रमुख कारण माना जाता है और इसे हम बोलते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब विदेशी प्रजाति से क्या मतलब है? देखो, चाहे से कोई पादप हो, चाहे से कोई जंतु हो, सामान्य तौर पर वो किसी एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जहां पर उनका सामान्य आवास होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है उसका स्थानीय क्षेत्र। वहां क्या होती हैं वो प्रजातियां? स्थानीय। जैसे कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया उनका स्थानीय जगह है। लेकिन यदि कंगारू को ऑस्ट्रेलिया से निकालकर भारत में लाया जाए तो भारत के लिए क्या हो जाएगी? वो विदेशी प्रजाति हो जाएगी जंतु की। इसी प्रकार से एक पादप का नाम आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं गाजर घास, या जिसे हम बोलते हैं पार्थेनियम। ये एक विदेश की पादप की प्रजाति थी जो जब हम गेहूं का आयात करते थे पहले, उस समय अमेरिका से ये आई थी और आने के बाद में ये यहां पर इतनी फैल गई कि अब इसको नष्ट करना मुश्किल हो रहा है। बारिश के मौसम में आप अपने चारों तरफ देखोगे तो एक घास ऐसी है, एक इतना सा पादप होता है, वो चारों तरफ इतना देखने को मिलता है, छोटे छोटे सफेद से फूल आते हैं, देखना चारों तरफ, नेट पर सर्च करना कि पार्थेनियम या गाजर घास होती है वो कैसा दिखता है। तो वो इतनी फैल चुकी है कि उसको अब समाप्त करना मुश्किल हो गया हमारे लिए। और इसके कारण क्या होता है कि वो विदेशी प्रजाति होती है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसके कारण वहां पर जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं, जो वहां की प्रजातियां हैं, उसको नुकसान होता है, उनको संघर्ष करना पड़ता है और वो विलुप्त हो जाती हैं। तो देखो, विदेशी प्रजातियां जब बाहरी अर्थात विदेशी प्रजातियां किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करके वहां की स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं तो इसे विदेशी प्रजातियों का क्या कहते हैं? आक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। और जब विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होता है तो इससे क्या होता है? स्थानीय प्रजातियों को भोजन के लिए, स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और इससे स्थानीय प्रजातियों को नष्ट या कमजोर करे देता है और इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़े जाता है। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। एक विदेशी प्रजाति है, पादप की प्रजाति है पार्थेनियम, या इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं या इसे गाजर घास भी कहते हैं, इसी के नाम है पार्थेनियम, गाजर घास या कांग्रेस घास। ये फसलों को और स्थानीय पौधों को नुकसान पहुंचाती है और ये गेहूं के साथ भारत आई थी अमेरिका से। इसके अलावा पादप की एक प्रजाति है जिसका नाम है लेंटाना। कौन सी पादप प्रजाति है? लेंटाना। और ये जंगलों में फैलकर अन्य पौधों को क्या कर देती है? नष्ट करे देती है। एक वाटर हाइसिंथ जिसे हम बोलते हैं जलकुंभी, ये जो आपके तालाब वगैरह होते हैं वहां पर पाई जाती है। इसको बाहर से लाया गया था क्योंकि इसके फूल थे वो एकदम सुंदर दिखते थे, लेकिन कुछ ही समय में ये पूरे तालाब के ऊपर फैल जाती है और जिसके कारण से क्या होता है कि उस पानी के अंतर्गत तो ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे पानी में रहने वाले अन्य जंतु होते हैं, पादप होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
तो जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ इसे कहते हैं। जल स्रोतों को ढककर उसमें ऑक्सीजन की क्या कर देती है, कमी कर देती है जलकुंभी, या जिसे कहा जाता है वाटर हाइसिंथ। इसके अलावा एक नाइल पर्च नाम की एक मछली है। कौन सी है? नाइल पर्च, जो विशेष रूप से आपकी नील नदी में पाई जाती है। नील नदी आप जानते होंगे, आपके अफ्रीका की एक नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नाइल पर्च है, इसको पूर्वी अफ्रीका में एक झील है। किसमें? पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग में पूर्वी अफ्रीका की एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। उसमें इस मछली को डाला गया, और जो एक विदेशी प्रजाति थी कि यह नील नदी की दूसरे क्षेत्र में ले जाकर डाला गया, तो वहां पर जो विदेशी प्रजाति थी इसने स्थानीय मछलियों का क्या कर दिया, शिकार कर दिया, और जिससे लगभग 200 से अधिक प्रजातियां उस विक्टोरिया झील के अंतर्गत क्या हो गई, समाप्त हो गई, और जिससे जैव विविधता को बहुत नुकसान हुआ। तो ये यहां पर कुछ विशेष उदाहरण जो दे रखे हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के उदाहरण हैं, और ये उदाहरण यहां पर इसी कारण लिखे हुए हैं क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी उदाहरण है वो पूछा जा सकता है। तो ये नाइल पर्च वाला याद रखना, नील नदी की थी, विक्टोरिया झील में ये 200 प्रजातियों विलुप्त हो गई इसके कारण। इसके अलावा अफ्रीका की एक केट फिश है, अफ्रीका की एक कौन सी है, केट फिश, जिसका नाम है कैलेरियस गेरीपाइनस। कैलेरियस गेरीपाइनस जो एक विदेशी प्रजाति है, इसको भारत में लाया गया, लेकिन यह आक्रामक थी और भक्षक होने के कारण से स्थानीय जो भी केट फिश थी उनको क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से विदेशी प्रजातियां होती हैं, वो स्थानीय जैव विविधता को क्या पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती, और जिसके कारण से स्थानीय जैव विविधता की क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, उनके विलुप्त होने का खतरा होता है, ये बढ़ जाता है। तो जैव विविधता की क्षति इस कारण भी मुख्य कारण माना जाता है। इसके साथ में देखो, एक जो कारण माना जाता है वो माना जाता है सह विलुप्ति। सह का मतलब साथ साथ। मान लो कोई दो पादप हैं या दो जंतु हैं, या एक पादप एक जंतु है, और वह जंतु इस पादप के ऊपर या दूसरे जंतु के ऊपर इस प्रकार से आश्रित है कि यदि पहले वाला विलुप्त हो गया तो इस पर आश्रित जो दूसरा जीव है, चाहे से वो पादप हो चाहे से वो जंतु, वो भी विलुप्त हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जिस पर आश्रित था वही नष्ट हो गया, तो उसके साथ ये भी नष्ट हो गया। तो कई बार क्या होता है कि विलुप्त पहले वाला नष्ट हुआ तो दूसरे वाला भी विलुप्त हो गया, तो यही कारण है। तो देखो, सह विलुप्ति, जब एक प्रजाति विलुप्त होने पर उससे जुड़ी हुई दूसरी प्रजाति भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, सह विलुप्ति कहते हैं। और जैव विविधता क्षति का यह भी एक कारण है। जैसे उदाहरण है पौधे और परागणकर्ता। पौधे और परागणकर्ता हैं, कीट वगैरह हैं, वो जुड़े हुए हैं। यदि पौधा विलुप्त हो जाएगा तो उस पर निर्भर रहने वाला जो कीट है जो परागण करता है उसका, वो भी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था पिछली बार कि अंजीर की एक प्रजाति है और इसके साथ में एक परागणकर्ता जुड़ा हुआ है, बर, और ये जो अंजीर की विशेष प्रजाति है, एक विशेष प्रकार के इस बर से ही क्या हो सकते हैं, परागण हो सकता है, और इस कारण यदि बर नष्ट हुआ तो अंजीर में परागण में क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा परजीवी और मेजबान। परजीवी कई बार मतलब जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है, अगर वो जिस पर आश्रित है जो मेजबान है वो नष्ट हो गया तो परजीवी नष्ट हो जाएगा। तो यदि मेजबान खत्म हो जाए तो परजीवी भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जैव प्रदूषण के कारण से भी नष्ट हो सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके कारण से भी। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है किसकी, जैव विविधता की क्षति का। तो ये हमने पहले बात कर ली है कि जैव विविधता को कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान होने के क्या क्या कारण। अब इसके बाद में अब हमें पता चल गया कि कारण तो पता चल गए, तो क्या अब हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? जैव विविधता को नष्ट होने दें? क्या उसको बचाने के प्रयास नहीं करने चाहिए हमें?
भाई हमारे लिए फायदेमंद है ना, जैव विविधता से हमें बहुत प्रकार के फायदे मिल रहे हैं, तो इसको बचाने के तो प्रयास करने चाहिए। तो जैव विविधता का संरक्षण अर्थात उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ तरीके होते हैं, उनके ऊपर अब हम चर्चा करने वाले। तो देखो भाई, जैव विविधता संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसे कहते हैं। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ होता है कि पौधों को, जंतुओं को और सूक्ष्म जीवों को की जो विविधता है और उनके आवास की जो है उसकी क्या करना है, हमें रक्षा करना है और उन्हें विलुप्त होने से क्या करना है, बचाना है। इसी को हम कहते हैं जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है, देखो, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना मुख्य उद्देश्य, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना यह भी एक उद्देश्य है, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की आगे तक हम उसका उपयोग कर सके, भविष्य के लिए भी हम जैव विविधता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये हमारे उद्देश्य हैं जिसके कारण से हम जैव विविधता को बचाना चाहते हैं। जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, तो देखो जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं स्वस्थानीय अर्थात इन सिटू, हम देखेंगे ये क्या होते हैं, और दूसरा संरक्षण का प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय अर्थात एक्स सिटू। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए दो तरीके हो सकते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण अर्थात इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा हो सकता है आपकी बहिस्थानीय संरक्षण अर्थात एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये दो तरीके होते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय तकनीक के ऊपर। देखो स्व का मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपने, स्थान का मतलब जगह, अर्थात जैव विविधता का अर्थात पादपों का, जंतुओं का, जो भी जैव विविधता है उनका संरक्षण है वो वहीं पर किया जाता है जहां पर वो पाए जाते हैं, उनके खुद के स्थान पर ही, उनके स्वयं के स्थान पर ही उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोला जाता है भाई, स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो यह आपको पता होगा, नाम से पता चल गया कि जहां पर कोई भी जैव विविधता है, जहां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, वहीं पर उनको क्या प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसे बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब देखो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण में एक सबसे प्रमुख तरीका माना जाता है, वो माना जाता है राष्ट्रीय उद्यान। सरकारें होती हैं कुछ जंगलों को, जो वन या क्षेत्र हैं, उसके विशेष क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती हैं, और जब उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती हैं तो वहां पर मानव की जो भी गतिविधियां हैं, शिकार करना, लकड़ी काटना, आग जलाना, उसमें जो भी मानवीय गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती, जिसके कारण से वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो पादप हैं, उनको सुरक्षा मिलती है। सरकार उनकी सुरक्षा के विशेष उपाय करती है। तो ये क्या होते हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं। संरक्षित मतलब जिनको सुरक्षा दी जाती है, जहां पर वन्य जीवों को, पौधों को और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में मानव की गतिविधियां होती हैं, वो पूरी तरह से क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। कोई मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती है। किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय उद्यान। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो भी डाटा है ये एनसी यहां पर जो भी डाटा आपको बताए जा रहे हैं एनसीईआरटी के अनुसार हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि वर्तमान में ये डाटा चेंज हो चुके हैं। ये एनसीईआरटी के अनुसार है, तो उस समय की, जिस समय वो एनसीईआरटी बनी हुई है उस समय लिख रखा है कि भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान में, तो आप
देखते रहें, अपडेट रहें करंट अफेयर से। लेकिन वर्तमान में लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और भी बढ़ सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि किसी क्षेत्र को अलग 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी में तो दे रखा है 90, और इसके अलावा यदि वैसे देखें तो 105 के समथिंग है, बाकी बढ़ भी सकते हैं। दूसरे होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, जिन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभ्यारण्य वह संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर जंगली जानवरों को और उनके आवास की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। कुछ सीमित, ध्यान से रखना, यहां पर सीमित मानव गतिविधियां जैसे चराई, लकड़ी का संग्रह, इनकी अनुमति होती है। पूर्ण अनुमति नहीं होती है, लेकिन कुछ मान्य गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि यहां पर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में लगभग 448 वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी एनसीईआरटी का डाटा है। वर्तमान समय में 550 से अधिक भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी लगभग बताए हैं भाई। इसके बाद में यदि हम बात करें, तीसरा जो हमें ध्यान रखना है वो होते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता को, वन्य जीवों को, पौधों को, पूरे पारिस्थितिक तंत्र को क्या प्रदान किया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है। और भारत में वर्तमान में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं एनसीईआरटी के अनुसार। वैसे लगभग, जब तक मैंने बात की है, वैसे ये 18 के आसपास है। बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट, जिसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, वो क्या होते हैं? देखो, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं विश्व के अंतर्गत, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहां पर पादपों की, जंतुओं की कुछ ऐसी विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल वहीं पर मिलती हैं, उसके अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलती, अर्थात वो स्थानिक होती हैं, उस स्थान पर विशेष रूप से पाई जाती हैं। साथ साथ में यहां की जैव विविधता को मानवीय गतिविधियों के कारण से वर्तमान समय में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो 3 शर्तें हैं, ध्यान से सुन लेना हॉटस्पॉट की। सबसे पहले वह क्षेत्र जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा, वहां पर कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो स्थान विशेष पर पाई जाती हैं, स्थानिक होती हैं। तीसरा, वहां पर मानवीय गतिविधियों के कारण से जैव विविधता को लगातार क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है, वहां गंभीर खतरे में होती हैं, वहां पर अधिक संख्या में स्थानिक प्रजातियां होती हैं, तो उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। पूरे विश्व में लगभग 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं एनसीईआरटी के अनुसार। कितने हैं? 34, जिनमें से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट, एनसीईआरटी तो 3 ही बोल रही है। एनसीईआरटी के अनुसार 3, जिसमें से आपका एक तो आ जाएगा पश्चिमी घाट व श्रीलंका, ये पूरा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में देखें तो ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, मैं बता चुका था पश्चिमी घाट कौन सा क्षेत्र है। फिर आ गया पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, तीसरा हो गया इंडो ब्रह्मा क्षेत्र। एक सुडालैंड है जो नया आपका हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, ध्यान रख सकते हो। ये 4 ही थे, इस कारण चारों बता दिए हैं। वैसे एनसीईआरटी के अनुसार 3 हैं, ऊपर वाले 3। तो इस प्रकार से आपकी जैव विविधता क्या पाए जाते हैं? हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इसके अलावा 5 नंबर पर आप देख सकते हैं पवित्र उपवन। यह भी आपके स्वस्थानीय संरक्षण में माना जाता है। पवित्र उपवन का मतलब कुछ वन क्षेत्र होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनको स्थानीय लोग होते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से
या धार्मिक रूप से विशेष मानते हैं, और उन क्षेत्रों में उन लोगों की मान्यता है कि वहां से वो पेड़ काटने या शिकार पर क्या रखते हैं, रोक लगाकर रखते हैं। कोई दूसरा भी ऐसा करता है तो उसको वो रोकते हैं, लोग उसका संरक्षण करते हैं, क्योंकि वो उस वन क्षेत्र को, उस विशेष क्षेत्र को पवित्र मानते हैं। इसी कारण उसे क्या बोला जाता है, पवित्र उपवन कहा जाता है। तो यह भी स्वस्थानीय संरक्षण में ही माना जाता है। तो ये आपके हो गए हैं स्वस्थानीय संरक्षण के तरीके, सारी बातें आपको बता दी हैं। इसके बाद में जैव विविधता संरक्षण के लिए दूसरा जो तरीका है वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा बाह्य स्थानीय अर्थात एक्स सिटू। नाम से पता चल रहा है, इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारी जैव विविधता होती है उसको उनके प्राकृतिक आवासों से निकाला जाता है, क्योंकि वो अत्यधिक खतरे में है वहां पर। तो वहां से निकालकर उनको कुछ मानव निर्मित विशेष क्षेत्र होते हैं वहां पर ले जाया जाता है और वहां पर उनको संरक्षण दिया जाता है। तो जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है तो उसे बहिस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे इसके लिए एक हो सकता है आपका वानस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन, जो पादपों के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं, जहां पौधों को उनके प्राकृतिक स्थान से बाहर उगाकर क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। एक होते हैं बीज बैंक, जो आपके दुर्लभ बीज होते हैं, उन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए कि आगे भविष्य में उनका हम उपयोग कर सकें। जब भी कभी वो पादप विलुप्त हो जाए, उसको हमें दोबारा से उगाना हो, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए बीज बैंक बनाए जाते हैं, सीड बैंक। बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, भविष्य में पौधों को उगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई बार जीन बैंक भी होते हैं। जीन बैंक का मतलब होता है यहां पर हम किसी पौधे के जो उसका आनुवांशिक हिस्सा होता है, उसका जो जीन होता है या उसकी कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। पौधों और जानवरों के जीन अर्थात डीएनए को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे बोल देते हैं जीन बैंक। इसके अलावा उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, यह भी एक तरीका है। इसके अंतर्गत पादप के किसी हिस्से का उपयोग करते हुए, बीज का नहीं, अन्य किसी जड़ का, पत्ती का, तने का, विभज्योतक का, इनका उपयोग करते हुए प्रयोगशाला में पौधे को उगाया जाता है। इससे हम पौधों के दुर्लभ संरक्षण में उपयोग कर सकते हैं। जो दुर्लभ पादप है उनका संरक्षण कर सकते हैं। जिनके बीज नहीं मिले लेकिन पादप मिल गया, तो उनके हिस्से का उपयोग करते हुए टिश्यू कल्चर के द्वारा उनको हम प्रयोगशाला में उगा सकते हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर हो गया। चिड़ियाघर जिसे हम जंतु उद्यान भी कहते हैं, हम जिसे जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। यहां पर जानवरों को, देखो वनस्पति उद्यान में पादपों को, और चिड़ियाघर या आपके जंतुआलय में किसको रखा जाता है, जानवरों को प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखा जाता है। पहले इनको चिड़ियाघर बोलते थे, आजकल इनको हम बोलते हैं क्या, जंतु उद्यान। और एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब इसमें बहुत कम तापमान पर कोशिकाओं को या बीजों को क्या रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। जो हम बात कर रहे थे ना कि यहां पर जीन बैंक और बीज बैंक में इनको हम सुरक्षित रखते हैं, वो क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा रखते हैं। कितना तापमान, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इनको क्या रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। तो ये आपके कौन से हो गए हैं, बहिस्थानीय संरक्षण के क्या हो गए हैं, तरीके हो गए। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि जैव विविधता को कैसे कैसे नुकसान हो रहा है और कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद में लास्ट में हम देखने वाले हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। कुछ प्रयास आपके वैश्विक स्तर पर हैं, कुछ भारत के स्तर पर भी किए गए हैं। हालांकि ये प्रयासों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ विशेष प्रयास हैं जिनके ऊपर यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे यदि हम देखें कि जैव विविधता संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो एक संस्था कार्य करती है जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जिसके द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जिसे कहते हैं, और उससे हम उन जंतुओं के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। इसके अलावा एक फंड बनाया गया है। फंड का मतलब हो गया कोष। कोष का मतलब एक विशेष प्रकार की निधि है, फंड है, जहां पर अलग अलग देश हैं
वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ रुपए होते हैं, धनराशि होते हैं, वो डोनेट करते हैं और उस धनराशि का उपयोग वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम में लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं WWF। ये वर्ड याद रख लेना, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अर्थात जैव विविधता के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ एक आपका फंड बनाया गया है, जिसमें अलग सभी देश होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो इसमें शामिल होते हैं, वो कुछ डोनेट करते हैं, धनराशि उसमें डालते हैं। तो वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या है ये एक कार्य। इसके अलावा यह सम्मेलन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ब्राजील में। कहां हुआ था भाई? ब्राजील में। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरिया। कौन सा शहर है? ब्राजील का रियो डी जेनेरिया नाम का एक शहर है, जहां पर यह पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1992 में। और यह आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन में, उसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए और सतत विकास के लिए वैश्विक समझौते किए गए थे। तो यह पृथ्वी सम्मेलन याद रखना कहां हुआ था, कब हुआ था। इसके अलावा एक सम्मेलन जिसके बारे में और चर्चा हम करते हैं, जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद में जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन 2002। जोहान्सबर्ग आपका पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, उसमें पड़ता है, और इसमें लगभग 190 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 190 देशों ने। तो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सतत विकास के ऊपर, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर और जैव विविधता संरक्षण के ऊपर क्या दिया गया? जोर दिया गया। तो ऐसे वैश्विक स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है। विभिन्न प्रकार के कोप होते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं, अभी तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी इनको सम्मेलन किए गए थे, लेकिन विशेष सम्मेलन जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो ये वैश्विक स्तर पर हैं। भारत के स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे भारत सरकार ने 1972 के अंतर्गत एक नियम बनाया, एक कानून बनाया, जिसे हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह सन है जिस सन में यह कानून पारित हुआ था। इसी प्रकार से वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत सरकार के द्वारा। तो ये दो नियम याद रखना जो भारत सरकार के स्तर पर बनाए गए हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये आपके अलग अलग क्या किए गए हैं? प्रयास किए गए हैं। कुछ विश्व के स्तर पर भी किए गए हैं और कुछ आपके भारत के स्तर पर भी किए गए हैं, जिससे कि जैव विविधता को क्या कर सके? संरक्षण कर सके। तो इस प्रकार से हमारा जो जैव विविधता था, बायोडायवर्सिटी वाला जो टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने पूरी बात कर ली है कि जैव विविधता क्या होता है, कैसे विश्व के स्तर पर भारत में जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता का महत्व क्या है, जैव विविधता को नुकसान कैसे हो रहा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, और कुछ प्रयास हैं जिनके बारे में हमने बात की है। आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करें। यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो भी आप कमेंट जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं लगातार पहुंचते रहें, आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आप सफल हो सके, तो ये सब कुछ आपको करना है। बाकी यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।